स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। मैं हूं शयान अस्कर। अभी मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। हमारे साथ मौजूद है अशोक अज्ञानी जी। आज हम इनसे देश के विभिन्न मुद्दे पर बात करेंगे। सर, पहला सवाल यही कि अभी पूरे देश भर में राजनीति गरमाया हुआ है, चाहे गुजरात से लेकर अदर स्टेट में भी चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी दलितों और उसको साधने में लगी हुई है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे केजरीवाल भी अभी एक ऑटो रिक्शा वाला को लेकर अपने घर गया, उस पर भी राजनीति हो रही है, वो बीजेपी के साथ है। इस पर क्या? देखिए, ये तमाम जो राजनीति हो रही है इस देश के जो मेहनतकश गरीब, खासतौर पे जो 85% कांसीराम जी के थे, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, इन तमाम वर्गों को बेवकूफ बनाने की साजिश है और उनको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर दोबारा से ये मनुवादी इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। तो देखिए, काबिज है सर, होना नहीं क्या नहीं, चाहते हैं? अभी जो 24 में अभी माहौल खराब हो रहा है ना, दोबारा से जो 24 आ रही है अभी, ये उसमें जैसे अभी 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 मैंने सुना कि होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी वो ऐलान कर रहे हैं कि अब भैया अपने मंदिरों में हम दलितों को पुजारी बनाने का वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्योंकि उनको 2024 जीतना है। अभी जो इस 5 साल के अंदर जो गड़बड़ हुई है, जिस तरह से महंगाई भयंकर रूप से बढ़ी है, जिस तरीके से युवाओं के अंदर बेरोजगारी फैली है, और जिस तरीके से इन्होंने वो क्या बनाया था फौजी का वो कौन सा सैनिक कौन सा वीर बनाया था वो अग्निवीर, और फौज को इन्होंने प्राइवेट किया। देखो, जो जनरल लोग थे, तमाम जो जनरल समुदाय के लोगों को आरएसएस ने ये बताया था कि भाई ये जो यहाँ के इस देश के दलित हैं, एससी एसटी हैं, ये इनका रिजर्वेशन की वजह से जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है, वो तुम्हें इसलिए तुम मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रहा रिजर्वेशन। तो उनको लग रहा था कि ये जो रेलवे बेचेंगे, एयर इंडिया बेचेंगे या ये सब बेचेंगे, तो उसमें उसके बेचने से हमारा नुकसान नहीं होगा, इसके बेचने से दलितों का रिजर्वेशन खत्म होगा। ये उनको जनरल को समझा दिया था आरएसएस ने। मगर जनरल को ये नहीं पता था कि जिस आर्मी में कोई रिजर्वेशन नहीं है, जिन फौज में, वायु सेना में, थल सेना, जल सेना में कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, उसमें टोटल वही लोग आते हैं, जनरली आते हैं। तो जब उनके ऊपर इन्होंने कुठाराघात किया, उसको 4 साल की सर्विस कर दिया, प्योर ठेकेदारी पे कर दिया, तो तब उनको समझ आया कि यार ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं। एक तरफ तो इन्होंने दलितों के नाम के उसके चक्कर में, रिजर्वेशन के चक्कर में हमें मूर्ख बनाया। अब 22.5% आपको पता रिजर्वेशन है हमारा। सर आप देखिए देखिए सर आप मेरी कह रहे हाँ कि जी। मूर्ख बनाया। जी। आज़ादी के 70 साल हो गए, आज भी जो कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, आज भी वो बीजेपी को सपोर्ट करती है। और आप लोग कहते हैं कि बीजेपी दलितों के खिलाफ है, दलितों पर अत्याचार करते हैं। तो फिर ये दोहरा जो मापदंड है वो तो समझ नहीं आ रहा ना। या तो आप अपना नेता चुनिए, या तो फिर आप उसको वोट मत दीजिए। देखिए, बैकवर्ड क्लासेस में बहुत सारी चीजें आती हैं। एक तो बैकवर्ड क्लासेस में अल्पसंख्यकों में भी आती हैं बैकवर्ड क्लासेस, जो ओबीसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग। जो जो उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो मंडल कमीशन लागू किया था, उसमें जो मुस्लिम्स में जो जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको भी उसमें रिजर्वेशन मिलता है, पता है आपको? 27% में वो भी कवर्ड हैं। और इसीलिए उसमें जो दूसरी जो वो धर्म है, जैसे सिख है या दूसरे, उनमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको भी रिजर्वेशन है। और दूसरी बात, अनुसूचित जाति, एससी एसटी, वो पिछड़े हैं मगर वो अनटचेबल्स हैं। ये इसको आपको समझना पड़ेगा। और जो ओबीसी है, प्योर ओबीसी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो 50% इस देश में है, वो टचेबल वो है, पिछड़े वर्ग हैं। तो इसलिए जब आप पिछड़े वर्ग की बात करते हो कि उनकी लीडरशिप नहीं है, वो इस वजह से नहीं है, इन्होंने हमारी लीडरशिप क्रिएट नहीं होनी चाहिए, नहीं दी। एक लीडरशिप आई थी कांसीराम जी के रूप में, जिन्होंने बहुजन, एससी एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को इकट्ठा करके, मायावती नहीं है सर। नहीं नहीं, अभी देखिए जो पिछली सिनेरियो बदला, मैं अभी कह रहा था उनको, ये जो सिनेरियो बदला है, इन्होंने बहुत चालबाज हैं। ये जो 15% के लोग हैं ना, ये 5000 साल से इस देश पे रूल कर रहे हैं। 2% लोग ये धीरे से अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने एंटी विचार की पार्टियों में, संगठनों में भी अपने आदमी को, प्यादे को भेज देते हैं, जो वहां जाकर के धीरे धीरे उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। वही अब हुआ कि जो मिश्रा जी इन्होंने बिठाए, कलयुगी पुष्य मित्र, जो गलती से इन्होंने उनको बना दिया पार्टी संगठन में महामंत्री, तो उन्होंने धीरे 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 इसको पूरी तरह खत्म करके मिशन को एक तो यूपी तक से वो सीमित कर दिया, दूसरा कि वहां पर आज की स्थिति आपको पता ही है बीएसपी की। तो जब हमारी लीडरशिप नहीं है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप मान लो दिल्ली में बीएसपी नहीं है, या गुजरात में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, पूरे देश में नहीं है, तो जहां जहां बीएसपी नहीं लड़ेगी या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग नहीं लड़ेंगे, तो किसी ना किसी पार्टी को तो वोट करेंगे, चाहे कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, या अभी आम आदमी पार्टी होगी, अकाली दल, शिवसेना। तो जो भी पार्टियां होंगी उनके सामने उनको किसी ना किसी को वोट तो करेगा ना, वो मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। तो इस देश के जो पिछड़ी लीडरशिप है, उन्होंने इस देश के जो बहुसंख्यक की 85% है,
काशीराम जी के अलावा उनको लीडरशिप देने की सोची नहीं। पहले आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग हुआ करती थी, मुस्लिम लीग थी जो अपनी मुस्लिमों की करती थी, उसकी वजह से ये पाकिस्तान मिला उनको। अगर मुस्लिम लीग नहीं होती, वो भी कांग्रेस में घुसे होते, तो क्या पाकिस्तान मिल पाता? अगर आप अपना अलग से देखिए, मैं कहता हूँ 4 धाराएं इस देश के अंदर। यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज का मतलब होता है कि जो धर्म, एक तो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, पारसी हैं, ईसाई हैं। देखिए, हाँ, तो इनको अपनी अलग, क्योंकि इनकी अलग समस्या है। जो जो माइनॉरिटीज हैं, धर्म के आधार पर इनकी अलग समस्या है। इनका अपना राजनीतिक गुट होना चाहिए। जो SC ST हैं, 35 करोड़ लोग, उनका अलग होना चाहिए। और जो 15% जनरल है, उनका अलग होना चाहिए। और इस देश में OBC का अलग होना चाहिए। 4 धाराएं हैं, तभी तो मेरी बात सुनी जाएगी। अब कांग्रेस का जो मालिक है, वो तो जनेऊधारी है, वो तो जनेऊधारी है। हाँ, डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है। आप तो पहले ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग था उसकी वजह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन आजादी के बाद आप कह रहे हैं कि फिर से 4 धाराएं होनी चाहिए, तो क्या लगता है ये डिवाइड नहीं होगा फिर? नहीं, कैसे होगा? अभी तो डेमोक्रेसी है ना, उस समय कौन सी डेमोक्रेसी थी? अभी तो भारत का संविधान है। 4 धाराओं की, चारों की अलग पॉलिटिकल पार्टी विंग, और फिर बैठ करके आप वो करो ना गठबंधन। देखो, जनरल के अलग इश्यूज हैं, और SC ST के अलग इशू हैं, और पिछड़ों के अलग हैं, और माइनॉरिटी के अलग हैं। आप अपने अपने बनाओ भाई, अपनी पार्टियों में रहो, खुद ही नेता, खुद कार्यकर्ता, खुद अपने टिकट बांटो, हमें मत रखो। हम अपने खुद बनाएंगे, और जब बैठ के बात होगी, क्योंकि संविधान में मेरा रिजर्वेशन कितना है? 22.5%। पिछड़ों का कितना है? उनका 27%। और बाकी जो रिजर्वेशन ले रहे हैं, जो 50% बचा, उसमें बाकी सारे हैं। तो भाई आप ये बताओ कि जब मेरी जनसंख्या 35 करोड़ है, और जब पिछड़े इसमें OBC जब 50% से ऊपर हैं, तो भाई ये 50% में क्यों सबमिट हो गए हमें? जब तुम्हारी धाराएं होंगी, जब बैठ के गठबंधन करेंगे, और हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एग्रीमेंट होगा, और सरकार बनाएंगे मिल करके, तो मेरी बात भी सुनी जाएगी। आज तो मैं वही कर रहा हूँ, जनेऊधारी। हम उनको लाला जी अपने राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं। इधर जो बनिया अपने आप को कह रहा मुख्यमंत्री, मैं बनिया हूं केजरीवाल, और उसका जो उप मुख्यमंत्री कह रहा मैं राजपूत हूं। हमारा झाड़ू का निशान लेके हमें गुमराह करके हमें वो वोटर मान रहा है, हमें रोटी भी खिला रहा है, मगर हमें परमानेंट नौकरी नहीं दे रहा, हमारा बजट का हिस्सा नहीं दे रहा, हमारा रिजर्वेशन खत्म कर रहा है, और इधर हमें बेवकूफ बना रहा है कि तुम्हारा झाड़ू ले लिया, बस वोट देके मुझे राजा बना दो, जातिवादी। और उधर देखो बीजेपी क्या कर रही है, RSS बीजेपी इस देश से सब कुछ बेच बाच करके हमारी नौकरी, रिजर्वेशन, बजट सबको खत्म कर रहे हैं, संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक हमारा अपना एग्जिस्टेंस नहीं होगा, हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, या पॉलिटिकल दखल इस देश की राजनीति में नहीं होगा, SC ST का अलग, OBC का अलग, माइनॉरिटी का अलग, और 15% का अलग, तब तक इस देश में भारत के संविधान को ठीक से लागू नहीं किया जा सकता। क्या लगता है केजरीवाल मोदी जी का दूसरा भाई है, या एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी की बी टीम है? नहीं नहीं, छोटा भाई है, मैंने आज ही लिखा था। मोटा भाई और छोटा भाई, मोटा भाई अपने मोदी जी, और छोटा भाई केजरीवाल। ये मोटा भाई छोटा भाई, उनकी दोनों की ये गुटबाजी है। कांग्रेस को गुजरात से ठिकाने लगाने के लिए, इसको अपोजिशन बनाने के लिए बीजेपी वहां जगह दे रही है। नहीं तो किसी की हिम्मत इतनी, वहां घर घर में RSS के भी पिट फूट के भगा देते। उनको बड़ा जो इतना दे रहे हैं, सारा खुद बेच रही है। पंजाब में खुद बनवाया इन्होंने अकाली दल कांग्रेस को ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि बीजेपी अपने बल पे, इसको समझना चाहिए। आप एक पढ़े लिखे आदमी है, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 4 राज्यों में केजरीवाल का क्यों नहीं वोट मिले? जबकि उत्तराखंड में कह रहे थे बड़ा मजबूत है, बहुत बड़ा भीड़ आ रही थी, मगर वहां पे 11-11 वोट मिले एक विधानसभा पे। तो ये पंजाब कैसे जीत गए केजरीवाल? क्योंकि इनके हाथ में मशीन है भाई साहब, जहां जिसको जिता दो वो अपना प्यादा फिट कर रहे हैं कांग्रेस को ठिकाने, और जो तीसरा मोर्चा बन रहा है उनको ठिकाने लगाने के लिए इस प्यादे को आगे बढ़ा रहे हैं, प्यादे को। ये हिमाचल में तो ज्यादा ड्रामे नहीं कर रहा, ये गुजरात में क्यों कर रहा है? क्योंकि गुजरात में बीजेपी को पता है कि क्योंकि एंटी इनकम्पेंसी है उसकी उसमें, तो इसलिए बीजेपी कांग्रेस आ जाएगी, और कांग्रेस को ठिकाने लगाने के लिए कांग्रेस का वोट इसकी तरफ बढ़ा रहे हैं, और फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि 2024 में अगर मोदी जी को कोई टक्कर देगा तो वो केजरीवाल है। वो तो उसको प्रमोट कर रहे हैं ना। मुझे एक बात बताओ, पूरे देश में अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने बल पे 29 तो पूरे राज्य हैं, और 7 हमारे NCT हैं, ठीक है जी, नेशनल टेरिटरी हैं, 36 राज्य हैं इस देश के अंदर, और हमारी 544 सीटें हैं। 272 सीटें क्या ला सकता है ये पंजाब के बल पे? दिल्ली में इसको 1 सीट नहीं मिलती, लोकसभा नहीं। देखो दिल्ली के लोगों क्या, इसको ये सिर्फ राज्य सरकार देते हैं, इसको ना तो MCD देते हैं दिल्ली सरकार, दिल्ली के लोग, ना इसको 7 में से 1 सीट देते हैं लोकसभा की। इसके पास लोकसभा की सीट नहीं है। इसके पास वहां पर पंजाब में कितनी सीट जीत जाएगा? इसके पास गोवा में था, वो भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर गुजरात में कितनी सीट जीत जाएगा तो बन जाएगा प्रधानमंत्री? 2 साल में पूरे देश में कवर हो जाएगा। किस तरह की बातें कर रही है? प्रोपगंडा है बीजेपी सेल का, ITC सेल, RSS, बीजेपी और कांग्रेस की जो नेतृत्व में जो एक तीसरा मोर्चा बनना है,
इनको टक्कर देने के लिए बीजेपी को, उसको डिफीट अभी से करने के लिए इस प्यादे को, ये अपने छोटे भाई को ये प्रमोट कर रहे हैं। ये नहीं कर रहा, बीजेपी वाले आरएसएस वाले खुद कर रहे हैं कि इसको भी कांग्रेस और जो दूसरी शक्तियां हैं इसके खिलाफ वाली उनको डिफीट करने के लिए या उसको कम करने के लिए, इसको ऊपर लाने के लिए तो क्या इसको यूज लगता कर है रहे हैं। 24 में मोदी जी को टक्कर कौन दे रहा है? नहीं, तीसरा मोर्चा देगा, पक्की बात है। बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की कहाँ नेत्री तीसरा के बीच मोर्चा में तो आएंगी। किधर नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल आ रहा है, आपने देखा नहीं? बीएसपी का कांग्रेस साथ बनता नहीं है, उसका समाजवादी साथ बनता नहीं है, अब तीसरा मोर्चा कौन आएगा? नहीं, बनने के सवाल नहीं, विचारधारा तो अलग है, लेकिन जब इस देश का सवाल आएगा, जब इस देश के 85% मेहनत का, SC ST OBC महिलाओं के संवैधानिक अधिकार का सवाल आएगा, जब इस देश के संविधान का सवाल आएगा, तो बहन मायावती जी बैठ करके, उनके साथ तमाम लोगों के साथ बैठ करके, जो बीजेपी RSS और ये अपना मायावी, केजरीवाल, इन तमाम ये जो RSS के लोग हैं, इनके विरुद्ध एक जो तीसरी शक्ति बननी अभी आए ना, वहां के जो पूर्व उसके मुख्यमंत्री बिहार के घूमे ना यहाँ पर JDU के, वो चारों तरफ मिलके गए ना, सबसे लेफ्ट से भी मिलके गए, राइट से भी मिलके गए, सबसे मिल करके गए, वो एक तीसरे उसके अंदर खाते चल गई है। क्योंकि जैसे आप ओपन करोगे तो वैसे ही ये ED छोड़ देंगे, CBI छोड़ देंगे, कुछ छोड़ देंगे, तो इसलिए अंदर खाते भी साथ बन रही है। जैसे ही इस देश में 6 महीने पहले जब यहाँ पर वो लगेगी आचार संहिता, घोषणा होगा, नोटिफिकेशन, इस देश का बिगुल बजेगा, ऐतिहासिक होने वाले ऐतिहासिक चुनाव 2024 का, वैसे ही वो तमाम निकल करके तीसरा मोर्चा शक्ति के साथ, और बहन मायावती की उम्मीद है कि उनकी नेतृत्व में और ये लड़ाई होगी। मायावती जी उत्तर प्रदेश ही चुनाव लड़ेंगे या अदर स्टेट में भी वो पहुंचेगी? नहीं नहीं, देखो बंटवारा होगा ना, जब सब पार्टियों के साथ मिलकर रहोगे, जहां जिसकी शक्ति है वहां लड़ेगा, और सब पार्टियां कहेंगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, वो अपना RJD हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे JDU हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, जितनी पार्टियां हो, शिवसेना हो, जिसकी जहां पर है सब कहेंगे यहाँ पर हमारे इनको जीता वाला है, इसको तो हर जगह लड़ने की जरूरत नहीं, अपनी अपनी जगह लड़ेंगे, और पार्टियों में उसमें सीटों में इजाफा होगा, और सब मिल करके फिर सरकार बनाएंगे और इनको डिफीट करेंगे, जो इस देश को बर्बाद करने वाले, खत्म करने वाले, संविधान के विरुद्ध विचार रखने वाले